बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, एक वंस अगेन एक ऐसा इशू जो मेरा ख़्याल है तमाम स्टूडेंट्स का शायद स्टडीज़ से ज़्यादा मुझे लग रहा है मेजर कंसर्न है, वो स्कॉलरशिप है। हर कोई जो है वो स्कॉलरशिप कर रहा है। किसी को जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप चाहिए, किसी को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए, किसी को कोई और स्कॉलरशिप चाहिए इटली में। अब आई डोंट नो इस सवाल को किस तरह से एड्रेस किया जाए। बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है एक आध दोस्त ने मेरे से वीडियो भी शेयर की। किसी साहब ने कैप्शन लगाया हुआ था कि जी 13 लाख रुपए के 14 लाख रुपए हर साल जो है वो स्कॉलरशिप लें इटली में। अब देखें, ये सारा मामला इतना आसान नहीं है। ठीक है, स्कॉलरशिप मतलब ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है ये, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप को आपको बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मतलब मेरी राय में स्टूडेंट के लिए एडमिशन सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त स्टूडेंट जो है एडमिशन सिक्योर करने और आईमैट प्रिपेयर करने से ज़्यादा स्कॉलरशिप के पीछे भाग रहे हैं। जी अप्लाई करना है, जी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, जी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, जी कैसे करना है, कब खुलेगा, कब होगा, क्या क्या चाहिए। ओ भाई, पहले आईमैट तो क्वालिफाई कर लो। ठीक है, ये मेनली मैं आईमैट वालों को मतलब एड्रेस कर रहा हूँ। जिनका डायरेक्ट एडमिशन है या कोई और प्रोसीजर है वो शायद इसको प्रोसेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आई मैट वालों का तो सारा जो दारो मदार है वो आई मैट क्वालिफाई करने के ऊपर है। तो जब तक आप आई मैट क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये आपकी सारी एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो पहले नंबर पे मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आई मैट क्वालिफाई करें। आपको पहले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, अगले साल ले लीजिएगा। ठीक है, उसके पीछे मत भागें। अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो है वो एफर्ट्स उस साइड पे वेस्ट ना करें। आपका मेन कंसर्न इस वक्त होना चाहिए आई मैट क्वालिफाई करना और एडमिशन लेना। ठीक है, पहले साल का अगर 5, 6, 7 लाख रुपया वहाँ जाके एक्सपेंस कर भी लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है मेरा ख्याल। एवरीवन कैन अफोर्ड। हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर डेफिनेटली उनको स्कॉलरशिप के लिए भी साथ ही कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब एक और इसी से रिलेटेड सवाल कि जी चूँकि हमने स्कॉलरशिप लेना है तो हमें इनकम बहुत कम शो करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, या एम्बेसी को अपनी इनकम कम शो करनी है। अब अगर आप एम्बेसी को पहले ही बता देंगे कि जी मुझे तो स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो आपको वीज़ा क्यों देंगे भाई? वो कहेंगे तुम हमारे टुकड़ों पे पलने के लिए जा रहे हो, ये पड़ा है वीज़ा रिफ्यूज़ल, चलो जाओ मौज करो। मतलब कुछ थोड़ी जो है वो कॉमन सेंस यूज़ करें। मतलब बिला वजह वो जी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा जी वो स्टूडेंट कह रहे हैं, जी वो लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं कि जी कम शो करें। भाई कितनी कम शो करें? आप अगर अपनी इनकम साल की 4 लाख रुपए शो करते हैं तो वहाँ तो एक महीने का ख़र्चा जो है वो 80-90 हज़ार रुपये है। तो 4 लाख में आप साल वहाँ पे कैसे गुजारेंगे? तो चीज़ों को एक बिगर पिक्चर में देखा करें। सिर्फ वो भागो भागो करो जी ऐसे इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, चीज़ों को बड़ा मतलब गौर से और एनालाइज करके देखा करें। अन्यथा किसी की सुन के उसके पीछे नहीं चले जाया करें। अब अगर आप अपनी, हम पहले यही बात करते हैं स्कॉलरशिप से पहले, आप अपनी, चूँकि आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, आप अपनी इनकम कम शो करना चाहते हैं, आप अपनी एम्बेसी को इनकम शो करते हैं, जी मेरी इनकम है साल की फ़र्ज़ करें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कर लें, जो टैक्सेबल लिमिट है 6 लाख है, आप 6 लाख कर लें। वो कहेंगे भी 6 लाख तो जो है वो साल का स्टूडेंट का खर्चा है, तो तुम पीछे से अपना और फैमिली का खर्चा कैसे चलाओगे? ये लो, ये पड़ा है रिफ्यूज़ल। ठीक है ना? तो चीज़ों को गौर से देखें, सोचें, समझें और उसके बाद कोई स्टेप लें। जैसे मैंने पहले बोला था, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के 2 तरीके हैं। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं।
स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, एक है डॉक्यूमेंटेशन आप पाकिस्तान से करके जाएं, ठीक है जी। नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन आप पाकिस्तान से करके जाएं। नंबर 2 तरीका ये है कि आप पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएं, आप सिर्फ जो है वो पाकिस्तान कौंसलेट मिलान या पाकिस्तान एम्बेसी रोम में जाएं। वो आपसे एक डिक्लेरेशन लिखवाएंगे कि आपकी जो है वो एनुअल इनकम कितनी है, ब्ला 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 ब्ला, और साथ में आपसे आपका FRC लेंगे और उसकी बेस के ऊपर वो आपको एक इनकम का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जो कि पूरे इटली में एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो मैं प्रेफर करूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि वो पाकिस्तान से मतलब कम से कम डॉक्यूमेंट बनाएं स्कॉलरशिप के लिए। वीज़ा के लिए डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपको देनी है तो रिटर्न आपकी एटलीस्ट वो जो उनकी एक एनुअल कॉस्ट है, वो एक वेबसाइट है, मैं आपको बता भी दूंगा, उस पर उन्होंने 6000 समथिंग यूरो लिखी हुई है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ये आपकी पर ईयर जो एक्सपेंस उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी इनकम कम से कम जो है वो इस वक्त 200, पिछले दिनों मैंने पता किया था 232 या 33 रुपए का 1 यूरो था। तो ये तकरीबन 15-16 लाख रुपए साल का एक स्टूडेंट का बनता है। और अगर आप 6 लाख रुपए साल की इनकम अपनी शो करेंगे, वो कहेंगे भी साल का ख़र्चा हमारा 16 लाख रुपए है, तुम 6 लाख रुपए में इटली क्या करने जा रहे हो, चलो जाओ घर बैठो जाके। सो प्लीज़ दोनों चीज़ों को सेपरेटली ट्रीट करें, वीज़ा एप्लीकेशन को अलग ट्रीट करें और स्कॉलरशिप को अलग ट्रीट करें। स्कॉलरशिप का मैंने बता दिया, उसके लिए आपने लो इनकम ब्ला 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 जो भी आपने करना है, उसके लिए आप पाकिस्तान एम्बेसी रोम या कौंसलेट मिलान से डॉक्यूमेंट बनवाइएगा, वो शायद आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जो है वो उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक और बात भी आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आपको फैसिलिटेट करते हैं कि जी ठीक है जी, हम आपको इतने पैसे दें, 100 यूरो 200 यूरो 300 यूरो दें, हम आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर देते हैं विद लीगलाइजेशन फ्रॉम इटालियन एम्बेसी। तो वो बेसिकली कुछ स्टूडेंट हैं, स्पेशली कुछ लोग हैं, स्पेशली KPK में, उन्होंने जाली स्टैम्प्स बनाई हुई हैं, इटालियन एम्बेसी की स्टैम्प्स भी हैं उनके पास, इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान की, और मोफा की स्टैम्प्स भी हैं। तो वो आपको सारी जो है वो फेक अटेस्टेशंस करके दे देते हैं, 100 200 300 यूरो, जो जहाँ पे फंस जाए वो लेते हैं और आपको कहते हैं ये ले जी आपके डॉक्यूमेंट तैयार हैं, आप जाएँ जहाँ मर्जी जाके अप्लाई करें। तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मतलब आपके लिए आपकी बदनामी है, आपके मुल्क की बदनामी है, अगर आप पकड़े जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, ठीक है, आई नो पर्सनली, मुझे पता है कर रहे हैं लोग। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा ये काम करें। अब आते हैं वंस अगेन स्कॉलरशिप की तरफ, ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप के लिए मैंने बोला कि आप पहले साल का अगर आप नहीं भी अप्लाई कर पाते, नहीं होता, ऑनलाइन अप्लाई कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन बहुत अर्ली है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम देती हैं मार्च तक। जैसे लास्ट ईयर कंपनियां की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन थी शायद सितंबर की या अक्टूबर की कोई डेडलाइन थी, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन थी वो थी मार्च की कोई डेट थी, 15 मार्च थी शायद या 31 मार्च थी। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो टाइम दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइम नहीं देती, ठीक है। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और वो कितना टाइम आपको दे रही है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। अगर तो वो आपको टाइम दे रही है तो फिर आप बेहतर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर दें, सबमिट कर दें, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इटली में जाके कंप्लीट करके सारा प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट बनवा लेना काफ़ी नहीं होगा, पाकिस्तान से भी अगर आप बनवाते हैं उसके बाद उसकी फ़र्दर प्रोसेसिंग है वहाँ पर, ठीक है ना। उनके 1-2 डिपार्टमेंट्स में आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, उसके अगेंस्ट वो फिर आपको जो है वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि हाँ जी आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस ये है। तो वो डॉक्यूमेंट जिसको वो इससे कहते हैं ISSE,
वो डॉक्यूमेंट बेसिकली इटली में जो है वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गई जी। तो मैं वंस अगेन यही कहूँगा, स्कॉलरशिप के पीछे नहीं भागें, पहले अपना एडमिशन सिक्योर करें, पहले साल का अगर एक्सपेंस करना भी पड़ जाएगा तो कर लीजिएगा। अब आप आते, अब मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये उसकी रिक्वायरमेंट्स भी, एम्बेसी की। वीज़ा मैंने पेज खोला हुआ इसीलिए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है जी। ये इकोनॉमिक स्टेटस बेसिकली दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए है, एक आपके स्कॉलरशिप के भी और दूसरा आपके वीज़ा एप्लीकेशन को भी, ठीक है। दोनों को कवर करने के लिए है आइडली, लेकिन आप मेनली इसको कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ वीज़ा के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए इसको लोअर साइड पे रखेंगे, कम से कम इनकम शो करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। जब वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो स्कॉलरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब वो कहते हैं जी एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, या एफिडेविट या डेक्लेरेशन जो भी कह लें, मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो है वो पेज पे और ग्रुप में वो एफिडेविट का एक सैम्पल साथ शेयर कर दिया है। तो ये एफिडेविट में आप वो आपका स्पॉन्सर आपको लिखेगा कि जी हाँ जी उसमें इनकम लिखनी है, ठीक है, मंथली इनकम या एनुअल इनकम लिखनी है इन पाक रुपीज़। फिर उसको कन्वर्ट करके आपने देना है ब्रैकेट में कि अप्रॉक्सीमेटली इतने यूरो बनेंगे, जो उस दिन का रेट होगा, अप्रॉक्सीमेट कर लीजिएगा। या आप जिस भी मुल्क में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं नॉर्वे जा रहे हैं, तो नॉर्वे में क्रोनर चलता है, उनका नॉर्वेजियन क्रोनर चलता है, वो करेंगे आप। पोलैंड में जा रहे हैं तो ज़लोटे है उनकी करेंसी, तो पोलिश ज़लोटे या PLN आप साथ में उसके इक्विवेलेंट कीजिएगा। अगर आप स्वीडन में जा रहे हैं तो स्वीडिश क्रोनर है, SEK, वो आप कीजिएगा। तो वो आपने एक इक्विवेलेंट उनको बताना है ताकि उनको पता चले कि हाँ जी, मतलब उनके लिए इजी हो जाए चीज़ों को असेस करना। पाक रुपीज़ और उसके इक्विवेलेंट यूरो कितने हैं या उस मुल्क की करेंसी में वो कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो उस एफिडेविट को आप फॉलो कर लें। उसमें अगर मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मतलब वो मेरा एक पैटर्न है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, मैं तो इसी तरह से लिखता आ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। और स्टूडेंट्स को भी मैंने यही शेयर किया है और मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, अभी तक किसी ने कोई शेयर नहीं की ऐसी कि जी एफिडेविट पे कोई ऑब्जेक्शन है, या डेक्लेरेशन या एफिडेविट पे कोई ऑब्जेक्शन है या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये वीज़ा एप्लीकेशन लिस्ट में नंबर 10 पे आ रही है रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, ये इकोनॉमिक स्टेटस वाली जो है। दूसरी उसमें लिखा हुआ है जी रिसेंट बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बैंक लेटर मेंशनिंग अकाउंट ओपनिंग डेट एंड ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है जी। अब जनरली अगेन वंस अगेन ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सऊदी अरब से अभी तक जो है वो, मतलब मैंने और कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उन्होंने स्टूडेंट वीज़े जो अप्लाई किए हैं, मैंने अपने बच्चों के जो किए हैं, उसमें मैं अपनी ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट निकालता हूँ, निकाल के जाके जमा करा देता हूँ। कोई उसकी तस्दीक नहीं है, कोई उसके ऊपर बैंक की स्टैंप नहीं है, कोई उसके साथ बैंक का लेटर नहीं है, कुछ नहीं है उसके साथ, और कभी भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो अगेन कंट्री टू कंट्री फिर रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है। अब पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्पेसिफ़िकली लिखा हुआ है कि आप स्टेटमेंट देंगे, ठीक है जी, वही 6 महीने की जनरली मांगी जाती है। उसमें बैंक का लेटर होगा जो अकाउंट ओपनिंग की डेट बताएगा, मतलब ये नहीं कि आपने एक अकाउंट खोल लिया ख़ास तौर पे इस मकसद के लिए 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो असेस करने के लिए मांगते हैं कि आप गेम तो नहीं खेल रहे हमारे साथ। और उसके बाद जो है वो अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसमें सिग्नेटरी कौन कौन है, ठीक है जी। तो ये एक लेटर आपको बैंक की तरफ से स्टेटमेंट के साथ चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, मामू हैं, चचा है, भाई है, फूफो है, बहन है, कौन है, वो आपको एक रिलेशनशिप का प्रूफ देना है, ठीक है जी। फैमिली मेम्बर्स के केस में तो आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इनफ होगा, ठीक है।
उसमें मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बे फॉर्म भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मतलब ये तीनों प्रूफ के तौर पे चल जाएंगे। लेकिन FRC एक बेहतर डॉक्यूमेंट है कि उसमें पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी टैक्स रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है जी, ये उन्होंने मतलब कुछ सालों से ये नया मतलब उसमें पॉइंट दिया है, डाला है कि अपनी टैक्स रिटर्न दें, क्योंकि लोग फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन बैंक अकाउंट में भी पैसे रखा लिए कहीं से लेके, लेकिन उतने पैसे हैं नहीं। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न का मकसद ही यही है कि वो आपकी एक असेस करें कि आपकी आया वाकई इनकम उस रेंज में है जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों मैच कर रही हैं तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगेन मैं पहले बोल चुका हूँ, अब वहाँ पर साल का ख़र्चा जो है वो 6 लाख रुपए है, वो सॉरी 12-13 लाख रुपए है, 6,000 यूरो जो 15 लाख रुपए बनता है, और आप साल की कहें जी इनकम हमारी 6 लाख रुपए, तो वो आपको क्यों वीज़ा देंगे? और अगर आप उनको कहेंगे कि जी मुझे वहाँ जाके स्कॉलरशिप लेना है, तो वो कहेंगे चलो भाई घर बैठो, हमारे मतलब मुल्क के स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास अगर नहीं है फूडिंग तो तुम नहीं जाओ। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा, लोगों की बातें सुन के कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा जो आपको बाद में मत तंग करे। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है जी एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्सेज ऑफ द स्पॉन्सर अकाउंट होल्डर। ठीक है जी। अब ये इनकम का प्रूफ भी साथ में मांग रहे हैं। सैलरी है तो चलें सैलरी सर्टिफिकेट बन जाएगा, बिज़नेस है तो बिज़नेस की डेफिनेटली वो फिर रजिस्ट्रेशन और वो सारा वो जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है, सेलिंग यूनिट है, क्या नहीं है, वो FBR के डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड वो सारे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, एडिक्वेट प्रूफ के वो इनकम का क्या सोर्स है आपके पास और उसमें कितनी इनकम हो रही है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक स्टेटस की। इसमें मैं आपको जैसे मैंने बोला दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं। वो बेसिकली आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपके इकोनॉमिक स्टेटस की वो भी कवर हो जाएगी और स्कॉलरशिप की भी कवर हो जाएगी। लेकिन वंस अगेन अगर यहाँ पर आप इनकम ज़्यादा शो करेंगे डेफिनेटली जो आपको करनी चाहिए वीज़ा के लिए, तो फिर आप ये डॉक्यूमेंटेशन इटली में जाके नहीं देंगे। इटली में जाके आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट से एक लोअर इनकम के डिक्लेरेशन के साथ बनवाना पड़ेगी ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये था बेसिकली, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। मतलब मैं अक्सर स्टूडेंट को देख रहा था जी स्कॉलरशिप क्या करना है, क्या चाहिए, कब होगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा, मुझे हर सूरत करना है। ओ भाई पहले एंट्री टेस्ट तो पास कर लो। पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट स्कॉलरशिप के पीछे भाग रहे थे, 2-3 का तो मैंने भी अप्लाई किया था, बट दे कुड नॉट क्वालिफाई IMAT। ठीक है ना। तो मेरी सजेशन स्टूडेंट को यही है कि इसके पीछे मत भागें। स्कॉलरशिप के पीछे पहले साल अगर आपको नहीं मिलता नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ा तंग होंगे, टाइट होंगे, मुश्किल होगा एक्सपेंस करना, कर लीजिएगा किस तरह मैनेज, अगले साल अप्लाई कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन नॉट एट द सेक ऑफ एडमिशन कि आप स्कॉलरशिप के पीछे इतना टाइम ज़ाया करें उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी टेंशन स्ट्रेस में कि आपका IMAT ही क्वालिफाई ना हो सके। सो IMAT को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, स्कॉलरशिप उसके बाद आएगा। ठीक है जी। तो हाँ, स्कॉलरशिप के लिए मतलब ये तो मैंने वो इकोनॉमिक स्टेटस की रिक्वायरमेंट एम्बेसी की बता दी। उसके साथ जो एक है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से जो आपको बनवा के देना है, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्कॉलरशिप की वो 3 हैं। 3 नंबर 1 आपका इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है जी, पूरी फैमिली का। नंबर 2 फैमिली प्रॉपर्टीज़, कि आपकी फैमिली कितनी प्रॉपर्टी ओन करती है। ठीक है। और नंबर 3 फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली कंपोजिशन,
जिसके लिए जो नादरा आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करके देता है। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था जी, स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, क्या चाहिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। FRC नादरा से बनेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इनकम और प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न इज़ अ प्रूफ। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किए जी, तहसीलदार से लेटर बनवा लिया, पटवारी से लेटर बनवा लिया, DDOR से लेटर बना लिया, EDOR से लेटर बना लिया। और भाई वो एक डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है, पूरे मुल्क का रिकॉर्ड नहीं है आपका। और वो रिकॉर्ड कोई भी मोफा का ऑफिस तस्दीक नहीं करके देता। वो जाली स्टैंप लगवाएंगे आप उसके ऊपर तो ठीक है, इट्स ओके, वो चलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के प्रूफ के तौर के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वैलिड डॉक्यूमेंट जो माना जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है। और उसी को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और इनकम डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर फ़ॉरेन ऑफिस तस्दीक करता है। मैंने पर्सनली ट्राई किया था, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली ट्राई की हुई हैं। और जो ऑफिसर था वहाँ पर मोफा ऑफिस लाहौर में, मैंने उससे पूछा कि ये डॉक्यूमेंटेशन हमें तस्दीक करानी है। तो उसने बोला जी कि इनमें से कोई बंदा ऑथोराइज़ नहीं है, ना तहसीलदार, ना एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ना DC, ना AC, ना तहसीलदार, ना हवालदार, ना पटवारी, ना वो क्या होता है और भी 2-3 इनके हैं। कोई भी जो है वो आपको डॉक्यूमेंट बना के नहीं दे सकता। फ़र्ज़ करें कोई बना देता है तो उसको हम तस्दीक नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न जिस पे आपकी एसेट की डिटेल होगी, ठीक है, उसको हम तस्दीक करके देंगे। और वो भी FBR से तस्दीक आ जाने के बाद। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। उन्होंने बोला था कि पहले हम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न FBR को भेजेंगे कि आया ये ओरिजिनल है, ठीक है या नहीं। वंस वो कहेंगे कि हाँ जी ये इनकम टैक्स स्टेटमेंट हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त है, तो फिर हम उसको तस्दीक करके देंगे एज अ प्रूफ ऑफ इनकम एंड एज अ प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी। सो ये उल्टे पुल्टे तहसीलदार का सर्टिफिकेट, पटवारी का सर्टिफिकेट और ब्ला 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 ये मत बनवाएं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया है कि इटली में जाके फ़ॉरेन ऑफ उधर आपका जो है कॉन्सुलेट मिलान में और रोम में जो है वो आपकी एम्बेसी, वहाँ चले जाइएगा। वहाँ एक डिक्लेरेशन आपको हाथ से लिख के सबमिट करना है, या वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, उसके मुताबिक आप फिल कर दीजिएगा, वो डिक्लेरेशन दीजिएगा, उसके मुताबिक वो आपको एक इनकम का और प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट बना देंगे। FRC आप यहाँ से लेके जाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मतलब बिला वजह लोग भागी जा रहे हैं, पागल हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए। फिर वो लोग भी शायद उनको कोई अजीबोगरीब कहानियाँ सुना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप सिंपलेस्ट जो है वो तरीके की तरफ जाएं। पहले साल अगर नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, मेरी ज़ाती राय है, बहरहाल आपको इख्तलाफ भी हो सकता है इससे। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। स्कॉलरशिप के हवाले से ये वीडियो थी। स्कॉलरशिप जो है वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप, एक बात मैं बताना भूल गया, 5200 यूरो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। और ज़रूरी नहीं है कि सबको 5200 मिले, ठीक है। ये अगेन आपकी इनकम और प्रॉपर्टी का जो भी आप उनको डिटेल्स देंगे उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करेंगे और फिर आपका बनेगा वो जो भी वो स्कॉलरशिप की अमाउंट बनेगी। वो 1000 यूरो भी हो सकती है, 2000, 3000, 4000 या 5200 मैक्सिमम, इतनी हो सकती है, ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने स्कॉलरशिप के हवाले से काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।